हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा के बारे में बताएंगे। रूढ़ी प्रथा क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो चलिए। रूढ़ी विधि का सबसे प्राचीनतम स्रोत संस्था है। रूढ़ी एक ऐसा नियम है जो किसी विशेष परिवार या किसी विशेष जिले में या किसी विशेष संप्रदाय, वर्ग या जनजाति में लंबे समय तक उपयोग से विधि का बल प्राप्त करता है। यह कई देशों की वर्तमान कानूनों की जननी भी है। आदिवासियों के संदर्भ में रूढ़ी, कस्टम, प्रथा इनकी विशिष्ट पहचान और अस्तित्व को निर्धारित करती है। पर विडंबना है कि आज आदिवासी इस रूढ़ी आधारित मौलिक पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए संघर्षरत हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) के तहत रूढ़ियों और उपयोगों को विधि का बल प्राप्त है। साथ ही अनुसूचित जनजातियों को 209 अनुच्छेद और 5वीं और 6वीं अनुसूचियों का सुरक्षा कवच भी प्राप्त है। बावजूद इसके सदियों से चली आ रही समावेशी प्रक्रिया के फलस्वरूप आदिवासी समाज गहरी सामाजिक सांस्कृतिक संक्रमण प्रक्रिया से गुजर रही है। जैसे धर्म के मामले में वर्ष 1961-62 11वीं रिपोर्ट अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार जनजातियों के मामले में धर्म सारहीन है और एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य अपना धर्म बदलने के बाद भी जनजाति ही बना रहता है। इस तरह आदिवासियों की एक बड़ी आबादी अन्य धार्मिक समूह और जीवन शैली में परिवर्तित हो गई है। कुछ अपने स्वदेशी देशज धर्म, संस्कृति एवं रूढ़िजन्य विधियों से भी संचालित हैं। हालांकि परधर्म में होने के बावजूद आदिवासी अपने रूढ़िजन्य विधियों के पालन कर अपनी पहचान यथावत रख सकते हैं। आदिवासी समाजों के बीच विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकारी, गोद लेने की रूढ़ी परंपरा अलग अलग होने की वजह से हिंदू विवाह 1955 एवं उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आदिवासियों पर लागू नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2001 में डॉक्टर सूरजमणि स्टेला कजूर बनाम डॉक्टर दुर्गाचरण हंसदा के फैसले में कहा कि यदि पक्षकार अपने सामाजिक रीति रिवाजों, रूढ़ियों का पालन करते हैं तो चाहे वह किसी अन्य धर्म मत को क्यों न मानते हों, उन पर प्रथागत कानून ही लागू होगा। इसके विपरीत अगर अदालत में यह प्रमाणित होता है कि आदिवासियों ने अपने रूढ़ी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाजों को छोड़ दिया है और पर्याप्त हिंदू जीवन शैली को अपना लिया है, तो उस स्थिति में आदिवासियों पर भी हिंदू कानूनों को लागू किया जा सकता है। जैसे स्थिति में केंद्र सरकार भी एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आदिवासियों पर हिंदू विधि लागू कर सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जुलाई 2000 के लवर माझी बनाम प्राण माझी के मामले में यह माना कि जब साक्ष्य से पता चलता है कि संताल जनजाति से संबंधित पक्ष हिंदू रीति रिवाजों का पालन कर रहे थे, न कि संतालों का, तो संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का प्रावधान लागू होगा। 1956 में पटना उच्च न्यायालय ने बंधु माझी बनाम दुकन माझी के मामले में भी यह माना कि यह आवश्यक नहीं कि पार्टियों को पूरी तरह से हिंदुत्व हो। अगर आदिवासी उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानून द्वारा शासित होने के लिए पर्याप्त रूप से हिंदूकृत हैं, तो यह विवाह और उत्तराधिकार के मामले में भी पर्याप्त होगा। दूसरी ओर रूढ़ियों से संचालित होना कहना जितना आसान है, उसे न्यायालय में साबित करना उतना ही मुश्किल है। CNT धारा 7(8) में आदिवासी महिला को पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं दिया गया है, पर 2022 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा परभा मिंज बनाम अन्य के मामले में प्रतिवादी
इसे लिखित सत्य के अभाव में प्रमाणित नहीं कर पाए। रूढ़ि से संचालित समाज को रूढ़ि के आवश्यक तत्वों और इन्हें प्रमाणित करने की विधियों की जानकारी भी जरूरत है। रूढ़ि के आवश्यक तत्व जैसे अति प्राचीनता, निरंतरता, निश्चितता, एकरूपता, नैतिकता, तर्कशीलता, अधिकार के रूप में शांतिपूर्ण उपयोग, पारस्परिक संगता, संविधि से संगता और सार्वजनिक नीति के अनुकूल जैसे न्यायिक परिचालन एवं मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। दूसरी ओर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में मुख्य रूप से धारा 48, 39 विशेषज्ञ मत, मूल साक्ष्य उक्ति, धारा 32 पूर्व के उदाहरणों और कार्रवाई, धारा 13 का गांव की मौखिक परंपराओं, लिखित दस्तावेजों इत्यादि के माध्यम से इन्हें प्रमाणित किया जाता है। सूरजमणि स्टेला खजूर बनाम दुर्गाचरण हंसदा में भी दादी नानी संचाल में एकल विवाह रूढ़ि के अपने दावे को सर्वोच्च न्यायालय में साबित नहीं कर पाई और इस तरह प्रतिवादी पति पर द्विविवाह का आरोप सिद्ध नहीं कर पाया और सिद्ध भी नहीं हुआ। इसलिए समाज को अपनी रूढ़ि को न्यायालय में अवगत न कराने के अभाव में न्यायालय हिंदू विधियों के अनुसार से फैसला दे सकते हैं। जैसा कि 2022 में मद्रास उच्च न्यायालय ने श्रावण बनाम अन्य के मामले में हुआ। यहाँ न्यायालय ने आदिवासी महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को अन्य हिंदू महिलाओं के समान रखा, क्योंकि यहाँ आदिवासी महिलाओं ने किसी रूढ़िगत प्रथा का जिक्र ही नहीं किया। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 के मद्देनजर कमलानीति बनाम भूमि ग्रहण अधिकारी 2022 के फैसले में आदिवासी को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत दिए जा रहे सुरक्षा को केंद्रीय सरकार से कानून बनाकर वापस लेने का निर्देश दिया है। इस तरह पर संस्कृति की प्रक्रिया से रूढ़ियों को मौलिकता न केवल खोती जा रही अपितु दस्तावेजीकरण और पालन के अभाव में प्रमाणित भी नहीं हो पा रही है। अक्सर अदालतों को भी आदिवासी के रूप आधारित रूढ़ि आधारित विवादों को सुलझाने और न्याय करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। त्वरित न्याय की तलाश में कई बार आदिवासियों पर रूढ़ि विधि की स्थान पर हिंदू विधियों के तहत मामलों को सुलझाया जाता है। ग्रामीण स्तर पर रूढ़ि विधि पर लेखन का अभाव के कारण अदालतों में रूढ़ि को साबित करना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा बागा तिर्की बनाम पिंकी लिंडा 2021 की मामले में हुआ। रूढ़ि विधि एवं ज्ञान का भंडार हमारे गांव के बुजुर्गों और प्रथागत संस्थानों में निहित है, पर पारंपरिक संस्थाओं जैसे मुंडा मनकी, पादापाड़ा, माझी, परगनेत इत्यादि की निष्क्रियता रूढ़ि विधि को और कमजोर कर रहा है। अंत में सभी को नमस्कार।